हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज से हम लोग ओनली आईएएस का जो उड़ान 500 प्लस डेज वाला सीरीज है उसे चलाएंगे। और सबसे पहली शुरुआत हम पॉलिटी से करने वाले हैं। और जो आपका ओनली आईएएस करंट अफेयर्स का सीरीज है ये पॉलिटी को ही कवर करेगा। एंड बाकी जो अन्य सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स होंगे, हो सकता है आने वाले समय में विजन आईएएस का जो PT 365 वाला मैगजीन से उससे करवा दिया जाए। तो पॉलिटी का ये जो आपका PDF है थोड़ा सा अच्छा लगा था, दैट्स वाई मैंने इसे चुना है। हैंस आप इस पर रिलाई कर सकते हो, देख सकते हो आप जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक के जो कंटेंट है इसमें आपको दिए गए हैं एंड यू कैन रिलाई ऑन इट। एंड बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए PT 365 का डिस्कशन वीडियो हो सकता है आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी PT 365 की वीडियोज आप समझ सकते हो करंट अफेयर आई ही नहीं है, तो फिर उससे रिलेटेड वीडियोज बनने की बात ही नहीं होती। ठीक है, सो फ्रेंड्स 80 पेज का आपका PDF होगा एंड हम लोग डिस्कस करेंगे ऊपर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे पॉलिटी के, सो दैट मार्क्स फेचिंग वाले कंसेप्ट हमारे कम से कम क्लियर हो जाए। आपको ही पता है पॉलिटी में कुछ सर्टेन सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर आपको क्वेश्चंस ईयरली बेसिस पे आते हैं, बाकी जो अदर सेक्शंस है वहां से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। सो वी विल रिलाई ऑन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। सो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल से एसोसिएटेड होगा, उसके बाद हम प्रियम्बल के पास पहुंचेंगे, उसके बाद हम लोग यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी जानेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के टॉपिक से। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आपको बस वन लाइनर पहचानने, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड आपका डबल स्टेटमेंट आएगा ही नहीं, सिंगल स्टेटमेंट आता है। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स देखे होंगे, आर्टिकल 21 डील्स विद व्हाट, आर्टिकल 22 डील्स विद व्हाट, तो इस प्रकार के आर्टिकल्स से क्वेश्चंस निकलेंगे। सो आपको वन लाइनर बस याद रखने, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये सब जो है ना आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब आपका सिटीजनशिप से डील करता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। लेकिन सिटीजनशिप की बात करें तो जब हमारा संविधान बना था, तो संविधान बनने के बाद जो सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स है उसके लिए संविधान ने पार्लियामेंट को अधिकार दिए थे, है ना। तो हमारा जो संविधान है वो कौन से सिटीजनशिप मैटर को डील करता है? बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाले सिटीजनशिप मैटर आते हैं, तो फिर आपका पार्लियामेंट को अधिकार दिया था। दैट्स वाई पार्लियामेंट ने, आपको याद होगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेकर आया था और हाल फिलहाल में इसे अमेंड भी की गई थी, ठीक है। एंड ये भी याद रखनी है आपको कि जो सिटीजनशिप से जुड़े कानून बनाना है ये सोल राइट दी गई है पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को कोई भी अधिकार सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने का नहीं है। तो इट मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर डिस्कसिंग द आर्टिकल। तो बस आपको वन लाइनर याद रखने की, जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 की, तो आर्टिकल नंबर 5 डील्स विद सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान कमेंस हुआ था तो सिटीजनशिप के रिलेटेड प्रोविजंस आर्टिकल 5 में डील होते हैं। आर्टिकल 6 की बात करें तो इट डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ दोज पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 7 की बात करें तो इट डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ दोज पर्सन जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान में, फिर बाद में वो इंडिया वापस आ गए थे। तो आप देख सकते हो कि ये सब आपके बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जो आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स है वो गवर्न हो रहे हैं। एंड आर्टिकल नंबर 8 डील्स विद सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, है ना, कोई व्यक्ति जो इंडियन ऑरिजिन का है। इंडियन ऑरिजिन मतलब हो सकते हैं किसी के जो वंशज होंगे वो इंडियन ऑरिजिन के होंगे, लेकिन वो अभी इंडियन नहीं है, तो हम इंडियन ऑरिजिन उसे कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 8 हो गई। आर्टिकल नंबर 9 डील्स विद टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस है उसके बारे में आपको आर्टिकल नंबर 9 डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि वॉलेंट्री टर्मिनेशन होता है कि हम खुद से अनाउंस कर रहे हैं सिटीजनशिप टर्मिनेशन के लिए, या फिर एक होता है आपका
ऑटोमेटिक टर्मिनेशन और भी बहुत सारे प्रोविजन है। हालांकि हम आगे देखेंगे भी, सिटीजनशिप का टॉपिक आगे है, डिस्कस किया गया है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आर्टिकल नंबर 10 है उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप अनलेस पार्लियामेंट हैज मेड द लॉ। आर्टिकल नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो मैंने आपको डिस्कस किया भी था अभी जस्ट, कि जो सिटीजनशिप से जुड़े मैटर पर कानून बनाने का अधिकार, उसे रेगुलेट करने का अधिकार किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को पढ़े तो देख सकते हो, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो चाहे टर्मिनेशन की बात हो सिटीजनशिप की, या फिर एक्विजिशन की बात हो सिटीजनशिप की, या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी अदर मैटर्स हो, तो वो अधिकार आपका पार्लियामेंट को दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी गई है। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 11। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पॉलिटी को पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के पार्ट्स दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पार्ट, कौन से पार्ट में कौन से मैटर्स की बात कही गई है, जैसे पार्ट 4A की बात करें तो वहां पर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 4 की बात करें तो वहां पर डीपीएसपी है, पार्ट 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स है। उसी प्रकार से पार्ट 1 किससे डील करता है, पार्ट 2 किससे डील करता है, ये पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपके जो 12 शेड्यूल्स है ना, शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वो 12 शेड्यूल्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी ईयरली बेसिस पे ये क्वेश्चन आते हैं। और कैसे याद करना है, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। अब आप देख सकते हो ये आर्टिकल 13 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 सिंपली कहता है कि कोई भी लॉ बनाई जा रही है, किसी के द्वारा बनाई जा रही हो, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जा रही हो, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जा रही हो, एंड वो लॉ इनकंसिस्टेंट है या फिर आपका वायलेट करता है एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को, तो इट शैल बी वॉइड। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशियरी को एक्सप्रेसिवली जुडिशियल रिव्यू का पावर दे रहा है, बिकॉज ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से लॉ जो है इनकंसिस्टेंट है टू द फंडामेंटल राइट्स और वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो ये आपका जुडिशियरी ही बताएगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आर्टिकल 13 गिव्स द जुडिशियरी पावर टू जुडिशियल रिव्यू। और आपको पता होगा कि जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में मेंशन नहीं है ना। तो जैसे होते हैं ना बहुत सारे शब्द, जैसे बजट टर्म आपका संविधान में मेंशन नहीं है, उसी प्रकार से जुडिशियल रिव्यू टर्म आपका मेंशन नहीं है, लेकिन आपका जो आर्टिकल 13 है वो इंपावर करता है जुडिशियल को जुडिशियल रिव्यू के लिए। आर्टिकल जो आपका 32 है वो भी है, आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को पावर देता है वो भी आपका आ जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 13 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक आपका पार्ट 3 कंस्टिट्यूट करता है। पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। एंड नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 15। आप देख सकते हो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, ये सब से क्वेश्चंस निकलते ही हैं डेली बेसिस, सॉरी डेली बेसिस नहीं, बेसिकली ईयरली बेसिस पे एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन आर्टिकल से। तो इसलिए आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 12 से चलो और आर्टिकल नंबर 35 तक चलो, ठीक है। आर्टिकल 12 आपको स्टेट को डिफाइन करता है, हु इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट, एंड आर्टिकल 13 गिव्स यू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द जुडिशरी, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपको। तो अगर हम 1 by 1 पढ़े और इसको पढ़ने के बाद लेट्स से आपके एम लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर दिया होगा जिसमें आर्टिकल नंबर 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 से लेके आपका 32 तक दिया होगा। उस पेज को आपको बढ़िया से पढ़ने, 2-3 बार पढ़ने से होता है तो वो कंठस्थ याद हो जाए। यहाँ पर तो 2-3 आर्टिकल है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई यू नीड टू रिवाइज मोर एंड मोर ऑन दैट टॉपिक। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 जो है, या फिर यूं कह सकते हो कि आर्टिकल 14 से 18 आपका राइट टू इक्वलिटी को डील करता है। तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 15 भी आपका राइट टू इक्वलिटी का ही पार्ट है। एंड इसके तहत क्या बोलता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो 5 ग्राउंड है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड के आधार पर स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन के साथ ऑन दीज ग्राउंड्स, है ना।
ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, तो ऐसा नहीं होगा। एवरी रिलीजन को प्रमोट किया जाता है अगर स्टेट के द्वारा तब ठीक है, लेकिन पार्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 15 इनडायरेक्टली आपको बताता है। तो आर्टिकल 15 हो गई। आर्टिकल 16 बेसिकली राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो देख सकते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपका कहां से निकल गया? आर्टिकल नंबर 16, ठीक है। एंड आर्टिकल 15 क्या बोलता है? A state to not discriminate against any citizen on the ground of these 5 grounds. And आर्टिकल 19 की बात करें तो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आ जाती है। अब अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम तो आपका 19 से लेकर 22 तक आपका राइट टू फ्रीडम कंस्टिट्यूट करता है। उसी के अंतर्गत आपका आर्टिकल 19 आ जाता है, आर्टिकल 20, 21, 22। तो आर्टिकल 19 की अगर बात करें तो ये 6 राइट्स सिटीजन्स को देते हैं। वैसे तो पहले 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई थी, तो फिर आपका 6 राइट्स ही बचे थे। आप बताओ हमें, ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी हटाई गई थी कौन से संवैधानिक संशोधन करके हटाया गया था? आपके ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, या फिर 97th अमेंडमेंट, या फिर आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये डिस्कस हो गया। हाँ, तो देख सकते हैं ये कौन कौन से 6 आर्टिकल्स हैं या फिर 6 राइट्स जो गारंटी करते हैं अंडर आर्टिकल 19। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अंतर्गत आ जाती है ना। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। नेक्स्ट इज योर राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। याद रखना है, राइट टू असेंबल पीसफुली बट विदाउट आर्म। एंड आर्म मतलब हथियार हो गए आपके। एंड नेक्स्ट इज योर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, इसलिए आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इट इज ऑल्सो कम्स अंडर फंडामेंटल राइट अलोंग विथ ये जो आपका डीपीएसपी है उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रोविजंस ऐड किए गए थे बाद में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड नेक्स्ट इज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत की किसी भी जगह पर फ्रीली मूव कर सकते हो, इट गिव्स दैट राइट। एंड नेक्स्ट इज जब कहीं आप मूव करोगे तो कहीं ठहरने का भी तो जगह ढूंढोगे, तो जाहिर सी बात है ये संविधान आपको अधिकार भी देता है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट इज योर राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तो जब आप कहीं रिसाइड करोगे जाहिर सी बात है काम धंधा तो ढूंढना ही पड़ेगा, सो दैट आप अपने लाइवलीहुड को चलाओगे। तो यस, दिस आर्टिकल ऑल्सो गिव्स द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस से। याद रखना एनी प्रोफेशन जो टर्म है वो आपका एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट मीन कि गलत काम को भी ये मंजूरी देता है, इट इज नॉट, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोविजन नंबर 6 है इसको अच्छे से याद रखना है आपको, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस। क्योंकि ये एक 6 आर्टिकल, ये जो आपका आर्टिकल है, और एक आई थिंक कि आर्टिकल 300 सब क्लाउज कुछ है जहां पर भी आपका मूवमेंट ऑफ फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट से रिलेटेड प्रोविजन है, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है ये जो आपका 6 के 6 प्रोविजन है, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 आपका इसके अंतर्गत 6 प्रोविजन आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स यू व्हाट? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है आपका, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। याद रखना है आपको कि अगर जो आपका कैपिटल पनिशमेंट देखते हो या फिर डेथ पनिशमेंट देखते हो तो वो अलाउ क्यों है? बिकॉज दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दैट्स व्हाई वो अलाउ है, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होंगे। बिकॉज आर्टिकल नंबर 21 सिंपली सेज कि कोई भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जा सकता उनके लाइफ से या फिर उनकी पर्सनल लायबिलिटी से एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये बात हो गई। एंड अगर हम आर्टिकल नंबर 25 की बात करें तो देख सकते हो इट डील्स with the individual religious freedom, because article number 25 26 gives you the freedom of religion। तो आर्टिकल नंबर 25
सिंपली सेज कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इवन जो धर्म को वो मानना चाहे वो भी मान सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। तो यह आपका आर्टिकल नंबर 25 में। तो आर्टिकल नंबर 25 आपको इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम देता है, ठीक है। आप किसी भी गॉड को मानो, किसी भी रिलीजन को मानो, न मानो, ये सब आपके अधिकार गारंटीड है अंडर आर्टिकल नंबर 25। एंड आर्टिकल नंबर 26 ये बेसिकली रिलीजियस डोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में बात करता है ना। जैसे देख सकते हैं एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन को क्या अधिकार दी गई हैं, तो वो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं सच इंस्टीट्यूशंस फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो बहुत सारे धर्म के आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देखते होंगे, है ना, जो अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं। तो राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, एंड ऑल्सो उनको ये अधिकार दी गई है कि ये अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं इन मैटर्स ऑफ द रिलीजन, है ना। एंड ये भी इंपॉर्टेंट बात है, दे हैव द राइट टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इनको मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी अधिकार है, एंड राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट राइट्स आपको याद रखने, ठीक है। राइट टू एस्टेब्लिश एंड maintain institutions for religious and charitable purposes, right to manage its own affairs in matters of religion, right to own and acquire movable and immovable property, and right to administer such property in accordance with the law। ये 26 के ये जो 4 प्रोविजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, भूलना नहीं है। अब देख सकते हो आर्टिकल नंबर 27 डील्स विद किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो टैक्सेस पे करे फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, है ना। तो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अगर टैक्स मांगेगी तो ये अलाउ नहीं है। जैसे पहले होता था मेडावल इंडिया में, आपने देखा होगा बहुत सारे की जो है जजिया टैक्स लगाया करते थे, है ना। तो जजिया टैक्स लगाए जाते थे, तो ये आपका रिलीजियस टैक्स था, है ना। तो वो अब आपका सिस्टम नहीं है, बिकॉज आवर Constitution simply gives the fundamental right कि no person shall be compelled to pay any taxes for promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप टैक्स दो ही, ठीक है। आर्टिकल नंबर 27 हो गया आपका। एंड नेक्स्ट इज योर आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ जो आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सब जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मिक्स हो जाते हैं आर्टिकल्स। ऐसा लगेगा कि आर्टिकल 29 भी यही कह रहा है, 30 भी यही कह रहा है, कुछ ऐसा। तो आपको ध्यान से याद रखने। तो आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। यानी कि कोई भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, जहाँ जो फंड्स है वो आपका फुल्ली मेंटेन की जा रही है स्टेट फंड से। यानी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लो जिसको होली मेंटेन किया जाता है स्टेट के फंड से, स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट का फंड है उससे, तो वहां पर आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होगा, बिकॉज स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, है ना, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। दैट्स वाई अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो फुल्ली मेंटेन हो रही है स्टेट फंड से, तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड देयर। ये आपका आर्टिकल नंबर 28 की बात करता है। आर्टिकल नंबर 30 की बात करें तो इट गिव्स राइट टू द माइनॉरिटीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो ये बात है। एंड आर्टिकल नंबर 32 ये कौन नहीं जानता, है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है टू रीस्टोर देयर फंडामेंटल राइट। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है ना। तो आर्टिकल नंबर 32 allows a person to move to a supreme court in case of a violation of fundamental rights। लेकिन याद रखना है सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए जाएगा। अदर राइट्स का अगर वायलेशन होता है, अदर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का वायलेशन होता है, तो फिर
आर्टिकल 32 के तहत सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकेगा। लेकिन हाँ, यही बात अगर हाई कोर्ट के क्षेत्र में कहे तो आर्टिकल 226 जो है एम्पावर करता है किसी व्यक्ति को कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स उनका वायलेशन होता है तो भी, या फिर अदर देन फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है तो भी, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जाया जा सकता है, एज वेल एज अदर राइट्स का वायलेशन हुआ है तो भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है। तो होप ये आपको याद आ गई होगी। आर्टिकल नंबर 31 32 काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बी रिमेंबर दैट। एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 39A। आर्टिकल नंबर 39A बेसिकली डीपीएसपी के सब आर्टिकल्स है। 39A है, 40 है, 43B है, 44 है। और आपको पता होगा डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक के जो आर्टिकल्स है वो डीपीएसपी में आते हैं और पार्ट 4 में आते हैं, ठीक है। और पार्ट 4A में कौन आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज ओनली वन आर्टिकल 51A। और इसके अंतर्गत बेसिकली 11 फंडामेंटल ड्यूटी दिए गए, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है डीपीएसपी के काफी महत्वपूर्ण है इवन फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप इन आर्टिकल्स को कोट करके अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39A की, तो आर्टिकल नंबर 39A याद रखना है आपको, 42nd अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया था, जिसके तहत टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, है ना। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर आपको आर्टिकल नंबर 39A में दिया जाता है। इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बट इट कम्स अंडर डीपीएसपी, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 40, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तहत विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात की जाती है ना, which ensures grassroots level of democracy. Article number 14 very very important to organize village panchayat comes under which article? Article number 40 ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 43B। आर्टिकल नंबर 43B जो है मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, फंडामेंटल राइट्स में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात कही गई है। आप हमें बताओ कौन से आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। तो आपका डीपीएसपी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो प्रोविजन है वो डाले गए थे, आप देख सकते हो। टू प्रमोट वॉलेंटरी फंक्शंस फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और ये आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में डाला गया था। तो ये जो आपका 97th अमेंडमेंट 2011 है ना, इसके तहत 3 प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए डाली गई थी। एक तो आपका आर्टिकल नंबर 19 में ऐड किया गया था, एक आपका आर्टिकल नंबर 43B ऐड किया गया था जो कि आपका डीपीएसपी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक जो है आपका अलग से पार्ट ऐड किया गया था। वो पार्ट कौन सा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। एंड दैट पार्ट एक्सक्लूसिवली डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 ये तो आपको अच्छे से पता होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो आर्टिकल नंबर 44 है वो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ? एक देश एक कानून रिलेटेड टू द डाइवोर्स, रिलेटेड टू द रिलीजियस, है ना। जैसे शादी हो गई, शादी का मैटर, डाइवोर्स का मैटर, तो बेसिकली इन सब के लिए एक कानून हो, ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, ठीक है। और अभी आप बताओ वो एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो आपने सही सोचा, इट इज गोवा, ठीक है। गोवा के बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन से हैं जरा आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन टू द स्लाउटरिंग ऑफ द काउज एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, है ना। तो स्लाउटरिंग ऑफ काउज इज प्रोहिबिटेड, दैट डील्स विद आर्टिकल नंबर 48 एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ये भी इसके अंतर्गत है। और आपको याद रखना है ये आपका नॉन जस्टिसिएबल है। ये जो आपका डीपीएसपी के प्रोविजंस होते हैं नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी कि अगर ये सब प्रोविजंस वायलेट भी होते हैं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि ये अधिकार वायलेट हुए, आप इसको इन्फोर्स करवाओ, है ना। ये बेसिकली पार्लियामेंट जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम कानून बना सकती है टू इन्फोर्स दीज प्रोविजंस। और जैसा कि आपको पता है आर्टिकल नंबर 40 को ही देख लो, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, है ना। तो आज आपका 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है, दैट डील्स विद द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज एज वेल। तो ये बातें निकल कर आती है। एंड अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 50 की, तो आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे संविधान के डीपीएसपी में साफ साफ कही गई है कि जो आपका
स्टेट है वो स्टेप्स लेंगी टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एंड इसका बेसिक फिलॉसफी यही है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी इंश्योर हो। दैट्स व्हाई दिस सेपरेशन इज जरूरी। आपने सेपरेशन ऑफ पावर भी पढ़ा होगा, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, है ना। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 50 है डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एंड आर्टिकल नंबर 51 की बात करें तो 51 आपका जो लास्ट आर्टिकल है डीपीएसपी का, इट प्रोवाइड्स फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, maintain honorable relations between the nation, foster respect for international laws and treaty obligations, and encourage peaceful settlement। तो क्या किया आर्टिकल नंबर 51 के अंतर्गत आ गए, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, नेक्स्ट इज योर मेंटेन ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन, नेक्स्ट इज योर फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉज, नेक्स्ट इज योर इनकरेज पीसफुल सेटलमेंट। ये सब आपको याद है, इसको तोड़ तोड़ के आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज आर्टिकल नंबर 51 और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे और ये चारों में ये ऑप्शन डाल देंगे। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज क्वेश्चन। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो मैंने आपको बताया पार्ट 4A डाला गया था, उसके अंतर्गत एक आर्टिकल 51A डाला गया था। एंड इसके तहत क्या होता है देख सकते हो क्या क्या कुछ आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक्चुअली 11 है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या बातें हैं, रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू अवॉइड बाय द लॉ, कानून का पालन हो, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड टू एग्जीक्यूट वायलेंस, ये एक ही आर्टिकल है। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स है और जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है और ये जो डीपीएसपी है, ये तीनों मिला दो तो कम से कम 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के निकल जाते हैं, इसलिए आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51A और इसके अंतर्गत 11 प्रोविजन आ जाते हैं, 1-2 नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना होगा। सो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, आर्टिकल नंबर 53 एंड 154। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 53 एंड 154, तो ये जो आर्टिकल है ये साफ साफ कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, अगर हम यूनियन की बात करें तो आर्टिकल 53 हो जाता है, एंड अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट तो जो आपका आर्टिकल 154 हो जाता है। ये साफ साफ कहता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन के, स्टेट के, ये किसके पास होंगे, शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रेस्पेक्टिवली, एंड दे एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर सिंपल बात करें तो आपको पता है हेड ऑफ द स्टेट हमारा कौन है, प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट है। उसी प्रकार से जो आपका स्टेट लेवल पर बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, आपके गवर्नर होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल, तो वो कौन है, तो आपके अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पर तो वो पीएम है, एंड अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर वो सीएम है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके पीएम या सीएम होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं या फिर गवर्नर होंगे, अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल नंबर 53 प्रोवाइड्स कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन का है वो आपका प्रेसिडेंट के हाथ में होगा, एंड जो आपका आर्टिकल नंबर 154 ये बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो आपका किसके हाथ में होगी, गवर्नर के हाथ में होगी। तो ये बात होगी। आर्टिकल नंबर 72 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 72 डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है, क्षमा करने की शक्ति, है ना, जिसमें डेथ पेनल्टी को भी क्षमा किया जा सकता है। कौन कौन से पार्डनिंग पावर होते हैं, तो रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, ठीक है, सस्पेंशन, ये सब कुछ आपके पार्डनिंग पावर्स होते हैं। इवन डेथ पेनल्टी को भी माफ किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो देख सकते हो, तो द प्रेसिडेंट कैन safeguard a person from a sentence even if that sentence is a sentence of death। तो ये बातें निकल कर आती है। तो आर्टिकल नंबर 72 को और थोड़ा सा डिटेल से जानना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एम लक्ष्मीकांत रेफर करनी पड़ेगी, बिकॉज रिस्पाइट में क्या है, रेमिशन में क्या है, कम्यूटेशन में क्या है, ठीक है। तो ये 4-5 प्रोविजन है, आपको मैच द फॉलोइंग्स के रूप में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको भी अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, आपको बुक खोल के देखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 76 बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है,
उससे एसोसिएटेड आपका आर्टिकल नंबर 676 डील करता है। अटॉर्नी जनरल हो या फिर एडवोकेट जनरल हो, दोनों स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड फंक्शन सब के बारे में आपका आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है। और यही आपका आर्टिकल नंबर 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। तो ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये बेसिकली एक प्रकार से यूँ कहो कि गवर्नमेंट के वकील होते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील हो जाएंगे, उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल की बात करें तो एक प्रकार से जो स्टेट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपको एक बात पता होगी कि जब हम कोई भी आर्टिकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, उसमें अगर 89 जोड़ देते हैं तो वो आपका स्टेट के लिए बन जाता है। जैसे 76 नंबर आर्टिकल है, उसी में हम 89 जोड़ दिया तो आपका 9 से 15 61 65 हो जाता है ना। तो बहुत सारी जगह पर ये नियम लागू होते हैं कि जो भी आर्टिकल्स है दैट डील्स विद द यूनियन और उसमें हम 89 जोड़ देते हैं तो फिर आपका स्टेट के लिए वो आर्टिकल बन जाता है, लेकिन हर जगह ये लागू नहीं होते, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, एडवोकेट जनरल हो या फिर अटॉर्नी जनरल हो, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड मैटर आपका आर्टिकल 76 में, एंड एडवोकेट जनरल से रिलेटेड मैटर आपका आर्टिकल नंबर 165 में, ठीक है। एंड आर्टिकल नंबर 82 ये भी महत्वपूर्ण है बिकॉज लंबे समय से 1-2 सालों से डीलिमिटेशन कमीशन डीलिमिटेशन एक्ट की बात चलती आ रही थी जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। और अभी 4-5 आर्टिकल्स मैंने विजन IAS के डिस्कस भी किए थे, आपको ही पता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 82 क्या बोलता है कि जो पार्लियामेंट है, याद रखना है पार्लियामेंट जो है उसके पास अथॉरिटी है कि वो डीलिमिटेशन एक्ट इनेक्ट कर सकती है आफ्टर एवरी सेंसस। और आप देख सकते हो पहले क्या होता था, हर 10 साल में, और सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट होती है, तो हर 10 साल में आपके डीलिमिटेशन एक्ट आपके क्रिएट किए जाते थे पार्लियामेंट के द्वारा। और फिर सीट का रीऑर्गेनाइजेशन होता था, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो। दैट्स वाई जो आप 1952 के सीट्स देखोगे लोकसभा के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो डिफरेंट होंगे, और आज के आप सीट्स देखोगे वो डिफरेंट होंगे, है ना। लेकिन एक पार्टिकुलर सेंसस के बाद, आई थिंक कि वो 2001 के सेंसस के बाद से इसको सस्पेंड कर दिया था। 2026 तक के लिए है अगर हम करेक्ट बोल रहे हैं तो ये बात है। तो कौन डीलिमिटेशन एक्ट लाएगा, पार्लियामेंट लेकर आएगा। इसका काम क्या है डीलिमिटेशन का, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको डीलिमिट करने का प्रयास करता है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ते जाते हैं, एरिया में आपका प्लस माइनस होता है, तो उन सब को एक प्रकार से उन सब सारे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए डीलिमिटेशन एक्ट लाया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या सीट्स है उसको रीमॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो ये बातें हैं। आर्टिकल नंबर 86 क्लाउज 1 एंड 87 क्लाउज 1 की बात करें तो ये आपका प्रेसिडेंट्स एड्रेस एंड मोशन ऑफ थैंक्स की बात करता है, ठीक है। एंड मोशन ऑफ थैंक्स आपको ही पता होगा, है ना, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, एंड जब आपका न्यूली कंस्टिट्यूटेड गवर्नमेंट आती है तब जो आपका एड्रेस किया जाता है तो उसको हम मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं, और उस एड्रेस को फिर डिस्कस किया जाता है दोनों सदनों में, ठीक है। तो ये मोशन ऑफ थैंक्स है और ये टॉपिक को हम डिस्कस भी करेंगे आगे अगर आया तो। एंड आर्टिकल नंबर 105 की बात करें तो इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रिविलेज की बात करता है पार्लियामेंट की। कौन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, है ना, कि जो भी मेंबर्स हैं एमपीज हैं वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोलते हैं तो उनको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। एज वेल एज राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है पार्लियामेंट में उसका पब्लिकेशन का भी अधिकार है, ये आपका आर्टिकल नंबर 105 कहता है, ठीक है। और ये जरूर याद रखना है आर्टिकल नंबर 108 काफी इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट सिटिंग की बात आपका आर्टिकल नंबर 108 में। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है कि दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, अगर डेडलॉक जैसी स्थिति हो गई है तो फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है जहां पर दोनों सदनों के मेंबर्स एक साथ बैठेंगे। और प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर करेगा, आपके चेयरमैन नहीं करते हैं, ये जरूरी याद रखना है आपको। एंड फिर ये आपका ऑर्डिनरी बिल पास करवाया जाता है, लेकिन याद रखना तभी जब डेडलॉक की सिचुएशन हो जाए। और डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है वो आप एम लक्ष्मीकांत में जरूर पढ़े होंगे।
तो ये बातें निकल कर आ गई। और हाँ, ज्वाइंट सिटिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए नहीं इस्टेब्लिश की जा सकती। इवन ज्वाइंट सिटिंग आपका मनी बिल को पास करने के लिए नहीं की जा सकती। ज्वाइंट सिटिंग आपका ऑर्डिनरी बिल्स को पास करने के लिए ही बैठाई जा सकती है बस। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 110 की, तो आपको ही पता है डील्स विद द मनी बिल। आर्टिकल नंबर 110 डील्स विद द मनी बिल। और आर्टिकल नंबर 114 और मनी बिल के बारे में आपको पता है, ये आपका लोकसभा से पास हो गया तो इसको पास माना जाता है। बस राज्यसभा इस पर डिस्कस कर सकता है, 14 दिन के भीतर उसको रिटर्न करने की जरूरत होती है। तो ये बातें हो गई, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 114 डील्स विद, आर्टिकल नंबर 110 डील्स विद द मनी बिल। और आपको हमें बताना है एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका कौन से आर्टिकल में डील करता है। यस, आपने सही सोचा, आर्टिकल नंबर 112 डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल असेसमेंट। और इसी को आम भाषा में बजट कहते हैं, लेकिन संविधान ने कहीं पर भी बजट टर्म इस्तेमाल ही नहीं किया है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 114 की, तो इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो विथड्रॉ कर सकती है मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये जरूर याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर एक भी रुपया निकालना है तो फिर आपका पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। दैट्स वाई अप्रोप्रिएशन बिल लाई जाती है अप्रूवल लेने के लिए। तो आपने अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में भी जाना होगा, सुना होगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 114 सिंपली सेज कि गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो ये बातें हैं। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आर्टिकल नंबर 121 एंड 211, ठीक है। ये क्या कहता है आर्टिकल नंबर 121 एंड 211? तो सिंपली ये कहता है कि जो जुडिशियल कंडक्ट जज का सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है या फिर हाई कोर्ट में हो रहा है, तो उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किए जाएंगे या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किए जाएंगे, है ना। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो भी हो रही होंगी, सुप्रीम कोर्ट में हो रही हो, हाई कोर्ट में हो रही हो, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। और इसके कन्वर्स में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वो भी आपका डिस्कस नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। ये भी आपका एक पार्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन्ड है। वो कौन से आर्टिकल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये याद रखनी है कि आर्टिकल नंबर 121 क्या कहता है कि जो जुडिशियल कंडक्ट है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, है ना, एंड आर्टिकल 211 क्या कहता है जो जुडिशियल कंडक्ट है हाई कोर्ट के जज का, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेशन। एंड आर्टिकल नंबर 124 क्लाउज 1 क्या कहता है, देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो आर्टिकल 124 डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 129, ये जो आपका इधर से आर्टिकल निकलेगा 129, 130, ये सब आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 129 की बात करें तो देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में होगा। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है तो उसको एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर वेरियस हाई कोर्ट्स के द्वारा, है ना। अगर कोई मैटर निकल कर आई हो तो पास्ट के जजमेंट को फिर यूटिलाइज किया जाता है। तो ये बातें है ना। तो आर्टिकल नंबर 129 द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बारे में आपने नाम सुना होगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है, हाई कोर्ट के पास भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। आर्टिकल 142 काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 142 की अगर हम बात करें तो इसके तहत क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है विच इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, है ना। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है इन एनी मैटर और एनी काउज पेंडिंग बिफोर इट। आई थिंक कि अयोध्या का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 142 के ही आधार पर जजमेंट को फैसिलिटेट किया था। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 142 हो गया। फिर आर्टिकल नंबर 161 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 161 आपका गवर्नर को एम्पावर करता है कि वो पार्डन कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, रिस्पाइट
तो आर्टिकल नंबर 161 आपका पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर को डील करता है। तो वो सारे पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास है जो प्रेसिडेंट के पास है, एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी को माफ करना। ठीक है, डेथ पेनल्टी को माफ नहीं किया जा सकता। ये आपके आर्टिकल नंबर 161 जो आपका गवर्नर के पार्डनिंग पावर को डील करता है। ठीक है, और भी कुछ एक्सेप्शंस है जो गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते, वो आप गवर्नर के टॉपिक में देखे भी होंगे, कोर्ट मार्शल कुछ रिलेटेड है। एंड अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 163 की, तो आप देख सकते हो गवर्नर शैल एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको ही पता है, प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 75 आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो आपका जो भी फंक्शन एक्सरसाइज करता है वो आपका एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में करता है। उसी प्रकार से जो भी गवर्नर आपका फंक्शंस परफॉर्म करता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पर करता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर उन्हें डिस्क्रिशनरी पावर भी दी गई है। गवर्नर को दोनों डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर हो या फिर सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर हो। प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है। तो ये याद रखनी है ना। तो डिस्क्रिशनरी पावर के मामले में जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है वो वाइड है। ठीक है, और तो ये बात हमने डिस्कस किया। एंड आर्टिकल नंबर 170 की बात करें तो ये क्या कहता है, प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट्स टू गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, है ना। तो जो स्टेट्स के लिए ये कहा जाता है कि स्टेट्स को टाइम टू टाइम आफ्टर एवरी सेंसस डिफरेंट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में रीमोडिफाई किया जा सकता है एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट। तो डिलिमिटेशन एक्ट तो बेसिकली पार्लियामेंट ही सेटअप करती है ना। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 174 क्लाउज 2 सब क्लाउज ए, एंड इसके तहत देख सकते हो गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरिग्यू कर सकती है हाउस को। एंड अगर हम बात करें 174 क्लाउज 2 बी के तहत तो इवन डिसॉल्व कर सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली को। प्रोरिग्यू मतलब क्या होता है कि सेशन को टर्मिनेट कर देना। ठीक है, सेशन को टर्मिनेट कर देना। जैसे आपने विंटर सेशन सुना होगा, समर सेशन सुना होगा, तो प्रेसिडेंट जब भी सेशन को प्रोरिग्यू करेगा मतलब उस सेशन को अब टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन डिसॉल्व का मतलब वो जो हाउस है वो कंप्लीटली डिसॉल्व भी हो गई है, जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक वो फिर से नहीं बैठेंगी। तो ये होता है डिसॉल्व एंड प्रोरिग्यू। प्रोरिग्यू मतलब टर्मिनेशन ऑफ सेशन, ठीक है, और डिसॉल्व मतलब पूरा हाउस ही भंग हो गया है। तो ये बातें हैं। एंड आर्टिकल 191 क्लाउज 1 सब क्लाउज ई की बात करें तो देख सकते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल डील्स विद व्हाट, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो आपके मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही मेंबर क्यों ना हो, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो 10th शेड्यूल के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो अब ये 10th शेड्यूल के अंतर्गत कौन डिस्क्वालीफाई होंगे नहीं होंगे वो डिसाइड कौन करता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे आपका स्पीकर है तो लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे उनको डिसाइड करेगा एंटी डिफेक्शन के तहत स्पीकर, और अगर राज्यसभा के सदस्य है तो वो उसको डिसाइड करेगा आपका जो चेयरमैन है या फिर जो प्रिसाइड करते हैं हाउस को। तो ये बातें हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 224A, तो आर्टिकल नंबर 224A डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जज, है ना, जो जज रिटायर हो गए, है ना, अगर उनको सर्टेन पर्पज के लिए अपॉइंटमेंट करना है तो डील्स विद द आर्टिकल 224A। एंड आर्टिकल नंबर 239 की बात करें तो इट स्टेट्स that every UT shall be administered by the president acting through an administrator appointed by him। तो आर्टिकल 239 की बात करें तो ये क्या कहता है कि हर यूटी एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट जो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके करेंगे। जैसे आपने बहुत सारी यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर देखा होगा, है ना, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटर ही हैं। एंड नेक्स्ट इज योर
आर्टिकल नंबर 239 AA इट डील्स विद द यूटी ऑफ दिल्ली एंड इसके तहत क्या बातें कही गई हैं कि जो आपका यूटी ऑफ दिल्ली है उसको एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाएगा एंड यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा। दैट्स वाई दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा जाता है ना। एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 239 AB 239 AB क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर के माध्यम से सस्पेंड कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239 AA जो हमने ऊपर डिस्कस किए, या फिर ऑल ऑफ द प्रोविजंस या फिर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ विच इज मेड इन परसुएंस ऑफ दैट आर्टिकल। तो ये बात है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आपको सारे आर्टिकल्स याद करने, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद करो, आगे बढ़ो, थोड़ा पढ़ो थोड़ा बढ़ो। एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 240, आर्टिकल नंबर 240 के तहत क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उनको पावर दी गई है, ये अच्छे से याद रखना 240। इसके तहत प्रेसिडेंट को एम्पावर दिया गया है, पावर दी गई है कि वो रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द यूटीज। एंड कौन से यूटीज, तो देख सकते हो लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। हालांकि दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव का मर्ज कर दिया गया है। एंड आर्टिकल नंबर 243L की बात करें तो ये क्या कहता है कि जो आपके पार्ट 9 के प्रोविजंस है, पार्ट 9 डील्स विद व्हाट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इनके जो प्रोविजंस है वो अगर अप्लाई होते हैं यूटीज में तो इनको अप्लाई अगर करवाना है तो यहाँ पर सर्टेन एग्जेम्पशंस एंड मॉडिफिकेशंस के माध्यम से अप्लाई होंगी जो प्रेसिडेंट करेंगे पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से, है ना। तो यूटी में अगर पार्ट 9 के प्रोविजंस या फिर पंचायती राज के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करवाना है तो फिर सर्टेन एग्जेम्पशंस के साथ इम्प्लीमेंट हो सकती है, और वो मॉडिफिकेशन एंड एग्जेम्पशंस कौन डिसाइड करेगा, तो प्रेसिडेंट, ठीक है। ये बातें हो गई। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 243K क्लाउज 1, एंड ये क्या कहता है, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स and of the conduct and elections to the panchayats shall be vested in the state election commission। तो बेसिकली ये जो आपका आर्टिकल नंबर 243 कहाँ गया, 243K क्लाउज 1 है, ये बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बोलता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका पंचायती राज के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा, है ना, इसके बारे में बोलता है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कौन करेगा, तो गवर्नर करेगा। लेकिन याद रखना अपॉइंट वाले ही गवर्नर करता है, लेकिन आर्टिकल 243 के क्लाउज 2 की बात करें तो इसके तहत क्या बोली जाती है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के टेन्यूर है, अपॉइंटमेंट है, वो डायरेक्टेड होंगी एज पर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लेकिन याद रखना जब हम बात करें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की तो वो रिमूव तभी हो सकेंगे in the manner and on the grounds as a judge of high court, ठीक है, ये जरूर याद रखना है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर shall not be removed from his office except in like manner and on like grounds as a judge of high court। आर्टिकल नंबर 243ZB की बात करें तो ये क्या कहता है कि जो आपके पार्ट 9A के प्रोविजन है, जैसे देख सकते हो आर्टिकल नंबर 243 जो अभी हमने डिस्कस किया, 243 कहाँ गया आपका, हाँ 243L की बात करें तो इसमें बोला गया था कि जो पार्ट 9 के प्रोविजंस है वो यूटी में अप्लाई होंगे बट सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस के साथ, वो मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। वही या उसी प्रकार से जो आपका आर्टिकल नंबर 243ZB है, ये क्या कहता है कि जो पार्ट 9A के प्रोविजंस है दैट डील्स विद द म्युनिसिपैलिटी, वो अप्लाई होंगे यूटीज में, लेकिन वो अप्लाई होंगे विद द एग्जेम्पशंस एंड मॉडिफिकेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू ए पब्लिक नोटिफिकेशन। तो ये बात है। तो आर्टिकल नंबर 244 की बात करें तो डील्स विद द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। और आर्टिकल नंबर 323A की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, ठीक है। और ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और
कौन से डिस्प्यूट को ये सॉल्व करते हैं? 323A की बात कर रहे हैं। एक तो 323A के तहत ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट किया जाता है, एक 323B के तहत कंस्टिट्यूट किया जाता है ट्रिब्यूनल। तो जो 323A के तहत किया जाता है वो कौन से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है? इट रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन पब्लिक सर्विस। तो कोई भी पर्सन जो पब्लिक सर्विस में इंगेज्ड है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, है ना, उनको रिक्वायरमेंट एंड सर्विस कंडीशन में रिलेटेड कुछ अगर इश्यू आई है तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, और ये आपका आर्टिकल 323A के तहत कंस्टिट्यूट किया गया है। लेकिन अदर मैटर्स है, जैसे आपका टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर का कोई मैटर है, फॉरेन एक्सचेंज का मैटर है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कोई मैटर है, लैंड रिफॉर्म सब का मैटर है, तो वो आपका आर्टिकल 323B के तहत जो कंस्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल है उसके अंतर्गत आपका ट्रिब्यूनल सॉल्व करेगा। एंड नेक्स्ट इज योर आर्टिकल नंबर 330 एंड 332। तो ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 330 एंड 332 की बात करें तो ये स्पेसिफिक रिजर्वेशन की बात करता है, एक प्रकार से सीट्स का SC एंड STs के लिए पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। तो क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व है फॉर SC एंड ST? यस, तो ये याद रखनी है। And next is your article number 335 and article 335 basically special measures की बात करता है that needs to be adopted for considering the claims of SC and STs to the services and post in order to bring them at par। तो ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। आर्टिकल नंबर 350B की बात करें तो जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाई गई थी 1956 के तहत, इसके अंतर्गत 2-3 चेंजेज हुए थे। एक तो कि जो 2 या 2 से ज़्यादा राज्य के एक गवर्नर हो सकते हैं, है ना, एक चेंजेज तो ये डाली गई थी। दूसरा चेंजेज ये था कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, है ना, 353B इंसर्ट किया गया था। तो आर्टिकल 350B क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनसे रिलेटेड जो इश्यूज है, कंसर्न्स है, उसको ये हैंडल करते हैं। एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 355, इट डील्स विद द ड्यूटी ऑफ सेंटर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपली अगर कहे तो आपका आर्टिकल नंबर 355 एंड अगर आपका आर्टिकल नंबर 365 इन आर्टिकल्स के ग्राउंड पर आर्टिकल 356 जैसे दैट इज योर प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 355 क्या कह रहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू इंश्योर कि जो गवर्नमेंट है ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगाई जा सकती है। इवन आपका आर्टिकल नंबर 365 क्या कहता है? वेन एवर स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ने अगर कोई डायरेक्शन दिया है और स्टेट उसको कंप्लाई करने फेल हो रहा है या फिर उसको इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि सिचुएशन हैज अराइजन जहां पर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट्स वाई प्रेसिडेंट रूल लगाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 356 की बात करें तो दैट डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल एंड इसके तहत प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, चाहे वो गवर्नर के रिपोर्ट के आधार पर हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल नंबर 361 की बात करें तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। सिंपली अगर कहें तो आर्टिकल 361 इम्यूनिटी प्रदान करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि जब तक वो अपने ऑफिस के पद पर हैं, है ना, तब तक उनको जो भी वो एक्शन लेते हैं, ठीक है, या फिर जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं वो आपका आंसरेबल नहीं होगा टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। तो आर्टिकल नंबर 361 को अच्छे से याद रखना है। प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल्स के ऑल सारे डिटेल्स डिस्कस कर दिए। होप आपको कम समय में इतने आर्टिकल्स डिस्कस हुए होंगे, समझ में आई होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है।
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी डील्ड अप विद द प्रीएम्बल एंड अदर कंसेप्ट। सो फ्रेंड, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।